एक वेरी क्विक चेक मार्केट का हम लोग देखते हैं इस वक्त, और करीब करीब 70 पॉइंट नीचे निफ्टी 19,500 पर, और बैंक निफ्टी 260 पॉइंट नीचे 44,260 पर। मिड कैप में भी वीकनेस है लेकिन कंपैरेटिवली कम है, 66 पॉइंट नीचे है 0.16%। और एडवांस डिक्लाइन में अब गिरने वाले शेयर्स की संख्या 1600 से ज़्यादा हो चुकी है और बढ़ने वाले शेयर्स 1300 हैं। तो एडवांस डिक्लाइन अब थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। चलिए बातचीत करते हैं जिस कंपनी का हमने जिक्र किया, मेघमणि ऑर्गेनिक्स, मेघमणि केमिकल फाइन केम, या फिर अब जिसका नाम बदल के हो जाएगा एपिग्राल। बातचीत करेंगे सीएमडी मौलिक पटेल जी से। मौलिक सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये नाम बदलने का फैसला जो आपने लिया कब से हो जाएगा? अभी जस्ट रिसेंटली भी हमको अभी अप्रूवल मिला है। 11 सितंबर से एनएससी बीएससी में आ जाएगा। हमने एप्लीकेशन डाली थी लास्ट मंथ, तो 11 सितंबर से वो हो जाएगा एपिग्राल नाम चेंज कंप्लीटली। एक आध वेबसाइट पे तो आने भी लगा, कल मैं ढूंढ रहा था तो मुझे एपिग्राल ही मिला, मेघमणि नहीं मिला। तो खैर चलिए, तो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा बातचीत करते हैं आपके परफॉर्मेंस की। Q1 के रिजल्ट्स हमने देखे, काफ़ी बेटर थे, लेकिन अभी भी क्या केमिकल में थोड़ा सा स्लो डाउन और डी स्टॉकिंग चल रहा है? सबको पता है कि इन्वेंटरी लॉस क्वार्टर वन में काफी लोगों ने किया बिकॉज केमिकल के प्राइसेस डाउनवर्ड आ रहे थे। लेकिन जैसे जून एंड जुलाई स्लाइटली बेटर था, जुलाई से अगस्त स्लाइटली बेटर है, सितंबर स्लाइटली बेटर। सो डी स्टॉकिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, हो रहा है अभी। एंड आई थिंक क्वार्टर थ्री से हम लोग सोच रहे हैं कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लांट 80% चलने लगेंगे एंड डिमांड पिकअप होगी क्वार्टर थ्री बिगिनिंग से। हमने एक ट्रेंड और देखा कि आप इस स्लोडाउन से निपटने के लिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट में जा रहे हैं, जिससे आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही है। एक जो नया सेगमेंट जिस पे आप कर रहे हैं, ये जो CPVC वाला है, इसके बारे में बताइए हमें जरा। हाँ, सो CPVC लाइक 2004 में इंडिया का कंजम्पशन जीरो था एंड नाउ ऑलमोस्ट 2023 में अभी 2,50,000 टन का कंजम्पशन हो गया है। सो उसी में हमने 30,000 टन का प्लान लास्ट ईयर चालू किया था, और वो 30,000 टन का प्लान अभी हमारा 80% कैपेसिटी से चल रहा है। एंड हमने वो एक्सपांशन करने का सोचा है बिकॉज इंडिया का प्लम्बिंग एप्लीकेशन पूरा UPVC से CPVC की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 15% का ग्रोथ नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में होगा। एंड उसी हिसाब से हमने 45,000 टन का कैपेसिटी बढ़ा के हमारा टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 75,000 टन पर एनम। ओके मौलिक, ये जो CPVC और PVC है, इसको क्लोरिनेटेड या कैल्सिनाइड दोनों बोल सकते हैं क्या? और दूसरा, इसमें और PVC में क्या फर्क है? और प्लस, क्या आप B2B में है या C में भी जाने की तैयारी है? नहीं, हम B2B में ही है। हम एक स्टेप आगे का अभी सोच रहे हैं कि जो CPVC रेजिन लेके CPVC कंपाउंड बना रहे हैं। सो हम हमारे जो पाइप कस्टमर्स है सारे, उनका काम थोड़ा आसान हो जाए, उनको इतना फॉर्मुलेशन वो सब करना नहीं पड़े। तो हम वो एक स्टेप आगे वैल्यू एडेड सर्विस देने वाले हैं। वो हमने अभी जस्ट अनाउंस किया है लास्ट वीक, एंड वो चालू होगा हमारा क्वार्टर 4 एंड में। सो इसको CPVC नहीं, क्लोरीनेटेड PVC बोलते हैं। एक क्लोरीनेटेड PVC से हीट रेसिस्टेंट पाइप है, उससे हॉट वाटर के लिए एप्लीकेशन के लिए इट इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। बाकी सब कंट्री में फायर एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है CPVC का पाइप। इंडिया में अभी फायर एप्लीकेशन में अप्रूवल नहीं आया है, लेकिन हॉट वाटर के लिए इट इज वेरी फेमस। एंड प्लम्बिंग का जो सारा एप्लीकेशन है इनसाइड द हाउस और इनसाइड द बिल्डिंग, अभी सारे जगह कन्वर्ट हो रहा है पूरा UPVC से CPVC में। ओके तो इसके चूंकि इस्तेमाल बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह जगह पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स है जिसका इसका फ़ायदा हो रहा है। तो आपने कोई टारगेट या कोई एक विज़न रखा होगा इस सेगमेंट के लिए, वो क्या है और उससे कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में? हम 2 साल में हमारा जब 75,000 टन का एक्सपेंशन आ जाएगा एंड कंपाउंडिंग प्लांट हमारा चालू हो जाएगा क्वार्टर 4 से, तो हम लोग 800 से 1,000 करोड़ का रेवेन्यू हम ये सेगमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे जब हमारा प्लांट ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चलने लगेगा नेक्स्ट ईयर। ओके तो ये अभी जो टोटल रेवेन्यू आपका, उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन अभी ये दे रहा है? अभी ये साल हमने लास्ट ईयर ही चालू किया है। हमने 3rd क्वार्टर से चालू किया था, 4th क्वार्टर में हमने पूरा प्लांट सेटअप हुआ है। लास्ट क्वार्टर 4 से हमारा रेवेन्यू चालू हुआ है ये CPVC बिजनेस से। ये साल हम लोग 300 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करेंगे बिकॉज हमारा 30,000 टन का कैपेसिटी है। जो हमारा एक्सपेंशन कैपेसिटी है एंड कंपाउंडिंग का कैपेसिटी है, उसका हमको वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारा मिलेगा नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मिलेंगे।
Q1 मौलिक, अभी आपका डेट टू एबिटा रेशियो 2 से स्लाइटली नीचे है और आप एबिटा मार्जिन भी लेके चल रहे हैं कि 25 से 30% के बीच में होना चाहिए। दोनों चीज़ें कैसे आप मेंटेन करें, बैलेंस कैसे बनाएंगे? सो हम नॉर्मली हम लोग जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं इंडिया में, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हमारा प्रायोरिटी है, और डेट टू इबिटा हम लोग डेफिनेटली हमारा टारगेट है कि लेस देन 2 ही रहेंगे। इरिस्पेक्टिव हम लोग काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं एवरी ईयर, न्यू प्रोडक्ट हमें वैल्यू एडेड केमिस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं, लाइक सीपीवीसी इज वन ऑफ देम। एपीक्लोराइड्रीन जो हमने चालू किया वो भी इंडिया का फर्स्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और क्लोरोटोल्यूम करके बिजनेस हमने जो लास्ट ईयर अनाउंस किया है वो भी Q4 में चालू रहा है। वो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, वो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट में जाता है। सो हम लोग कैपेक्स 350 करोड़ के आसपास हम एवरी ईयर करेंगे, उसी हिसाब से हमारा वॉल्यूम ग्रोथ होता जाएगा। एंड डेट टू इबिटा हम लोग 2 से नीचे रहे, दैट इज अवर टारगेट। ओके, ये होगा। मौलिक, एक चीज़ बताइए, आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन दूसरे सेगमेंट में कर रहे हैं जहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स हैं और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आप जाना चाहते हैं, उसमें क्या प्लान है कंपनी की, क्योंकि वो हाई ग्रोथ प्रोडक्ट है जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा अच्छे कमांड कर सकते हैं आप? सो हमने लास्ट 3 साल से हमने ये स्ट्रेटेजी चेंज किया है। आप देखते हैं तो हमारा जो क्लोरो अल्कली कॉस्टिक क्लोरीन जो हमारा बैकबोन है, वो हम 70% रेवेन्यू जनरेट करता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और 30% अभी वैल्यू एडेड केमिस्ट्री से आ रहा है। जैसे हमारा एज ए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट सीपीवीसी, एपीक्लोराइड्रीन, क्लोरोटोल्यूइन, सीपीवीसी एक्सपेंशन जैसे उसके वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो हमारा नेक्स्ट 2 से 3 साल में आई थिंक 40% रेवेन्यू विल कम फ्रॉम ओनली क्लोरो अल्कली बिजनेस से आएगा, और बाकी का सारा वैल्यू एडेड केमिस्ट्री से आएगा, जो हम अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो वॉल्यूम ग्रोथ से आएगा। और उसी के लिए हमने ये नेम चेंज, परसेप्शन चेंज करने के लिए कि हम अभी बल्क टू स्पेशलिटी एंड मल्टी प्रो केमिकल कंपनी में जा रहे हैं, इसलिए हमने ये चेंज मेक मनी फाइन केम से हमने एपिग्रल लिमिटेड में किया है। पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि किस तरह की कंपनी है, लेकिन डेफिनेटली ये आप फोकस करें। मुझे एक सवाल आपसे और पूछना था कि जो आप ये कह रहे हैं कि 20-25% का रेवेन्यू आपका स्पेशलाइज्ड केमिकल से होगा और बाकी आपका जो कोर बिजनेस है उसमें से आएगा क्लोरो से, क्या धीरे धीरे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि उस तरफ आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि वो हाई मार्जिन बिजनेस हमेशा रहेगा? हाँ, नहीं, कॉस्टिक सोडा क्लोरीन से भी हमारा मार्जिन ज्यादा ही था लास्ट 5 साल में, लेकिन अभी हमारा फोकस बहुत इश्यू आ रहे हैं रौनक जी, कॉस्टिक सोडा की प्राइसिंग के बहुत इश्यूज होते हैं। हाँ, वो थोड़ा साइक्लिक है, लेकिन हमारा अभी फोकस हमारा है कि हम कैसे एंड सेगमेंट हमारे कस्टमर हम बढ़ाए। सो हम पहले कॉस्टिक सोडा में सारे बिजनेस में थे, तब हम लोग 4 से 5 एंड यूजर और सेगमेंट में हम बिजनेस करते थे। ये सब वैल्यू एडेड केमिकल्स ऐड करने के बाद हम अभी 12 से 14 एंड यूजर सेगमेंट में करते हैं, तो एक भी सेगमेंट डाउन हो तो हमको इम्पैक्ट थोड़ा कम हो। सो दैट इज अ डे रिस्किंग मॉडल, हम उसी पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 साल भी उसी में ही फोकस है हमारा, सारा कैपेक्स नेक्स्ट 3 से 4 साल में वैल्यू एडेड केमिस्ट्री में ही जाने वाला है। तो वैल्यू एडेड केमिस्ट्री में जाएगा, प्लस क्लाइंट का डाइवर्सिफिकेशन, जिससे कि सिक्लिकलिटी को कम किया जा सके, और ज़्यादा कैपेक्स इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो, जिससे मिनिमम ये हो। ये आपका प्लान है, राइट रौनक? दैट्स राइट। ओके, थैंक यू सो मच रौनक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए। और नया नाम अब याद कर लीजिए आप लोग, मेक मनी फाइन केम का नया नाम हो गया एपिग्राल, जो 11 सितंबर से आपको तमाम वेबसाइट्स पे दिखेगा, एक आध जगह ये दिखने भी लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 1033 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है 6.5 रुपये ऊपर। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा, साथ ही आपको आईटी के मिनिस्टर चंद्रशेखर जी से बातचीत भी सुनाएंगे। इनके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ। एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि G20 जैसे आयोजन से साफ जाहिर है कि दुनिया भारत के नेतृत्व में चलना चाहती है। ग्लोबल मंच पर भारत की भूमिका पर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से खास बातचीत की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। मेरा पहला सवाल ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सरकार की जो सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सोच को अब देश के बाहर दुनिया के सामने सरकार लेकर आगे बढ़ रही है, और इस अप्रोच के साथ बढ़ने की वजह से दुनिया भर का भरोसा भारत में जगा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि G20 की इस बैठक के दौरान ये भरोसा या फिर भारत की लीडरशिप भूमिका और कितनी मजबूत होने की संभावना आप देख रहे हैं?
देखिए, मैं तो मानता हूं कि भारत का जो प्रेसिडेंसी रहा है इस G20 का इस पूरे साल, इसका बहुत ही एक तरह से एक लास्टिंग इम्प्रेशन दुनिया के देशों के सोच पर, दुनिया के अर्थव्यवस्था पर और जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर बहुत एक बड़ा प्रभाव होगा। क्योंकि जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा है वसुधैव कुटुंबकम, और ये जो समय है युद्ध के समय नहीं है, हमारे लिए प्रगति और डेवलपमेंट का समय है। ऐसे जो हमारे आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल थॉट्स है हमारे कल्चर के, हमारे प्रधानमंत्री जी के और हमारे सरकार के, उसका बड़ा मायना है दुनिया के देशों की सोच पर। और मैं मानता हूं कि ये एक तरह से मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में G20 का एक बहुत बड़ा लास्टिंग प्रेसिडेंसी होगा और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा इंटरव्यू में कि भारत ने अपनी तरफ से G20 में जो एजेंडा शामिल किए उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया आम सहमति से, चाहे स्टार्टअप का एजेंडा हो या फिर दूसरा एजेंडा हो। और क्योंकि दुनिया को भरोसा है कि भारत इस पर प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा, सकारात्मक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा। तो आपने जिन जियोपॉलिटिक्स का जिक्र किया, दुनिया में जो भी विवाद हैं, जो भी मुद्दे उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने में भारत की अग्रणी भूमिका कितनी सफल होगी, आपका मानना है? देखिए, आज अगर कोई देश है और अगर कोई नेता है दुनिया में, वो है भारत और वो है प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने दुनिया के सामने कर दिखाया है कि जो पिछले 9 साल में भारत में जो बदलाव आया है और भारत का जो नैरेटिव होता था पहले 2014 से पहले, एक महान देश, लेकिन उनके सरकार में डिसफंक्शनैलिटी और करप्शन का जो एक हमारा परसेप्शन बना था दुनिया के देशों में, दुनिया के निवेशकों में, दुनिया के एंटरप्राइजेज और कंपनियों में, उसको किस हद तक और कितने डिटर्मिनेशन के साथ इस पिछले 9 साल में उस नैरेटिव को बदलकर दुनिया के एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेज वाले अर्थव्यवस्था, सबसे तेज ग्रोइंग इनोवेशन इकोनॉमी, और बहुत ही अहम, और मेरे लिए तो बहुत अहम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दृष्टिकोण, उनके विजन थे कि टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत के सदियों से आने वाले वो इस डिसफंक्शनैलिटी और गवर्नेंस में जो लीकेज होता था उसको बदलना, और उस DPI जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, उसको ऐसा एक ग्लोबल फिनोमेनन बनाना और इतना एक अवेयरनेस क्रिएट करना, मेरा बहुत एकदम मानना यह है कि भारत का आज वर्ल्ड स्टेज में जो भूमिका है, एक डेमोक्रेसी भी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भी है, लेकिन एक बीकन है, एक बीकन ऑफ होप टू ग्लोबल साउथ, कि हम भारत के नेतृत्व में, भारत के जो सीखे हुए, भारत ने जो दर्शाया है पिछले 9 साल में, उससे सीखकर हम भी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम भी बदलाव ला सकते हैं, हम भी हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और अवसर क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तरह से एक इंस्पिरेशनल नेशन बन गया है भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे देश के लिए उन्होंने पहले शुरू किया सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो उनका कोर आइडियोलॉजी है, इसका बहुत एक रेलेवेंस है आज के दुनिया में और आज के दुनिया के ग्लोबल साउथ के देशों में, कि हम इंक्लूजन चाहते हैं। भारत ने कर दिखाया है कि हम इंक्लूजन कर सकते हैं।